नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कौन लेगा मुख्यमंत्री की शपथ। क्या अभी महाखेला है बाकी? देरी से संघ हो रहा है नाराज और शिंदे ने फिर से फोड़ दिया है बम। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि नहीं करेंगे गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि एकनाथ शिंदे पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा धोखेबाजी की सजा मिली। और आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजा असंभव, जयराम रमेश ने पूरी चुनावी मशीनरी पर दागे सवाल, कहा गड़बड़ तो हुई है। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हमारी लड़ाई हमारे देश की आत्मा के लिए है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देरी से संघ नाराज, शिंदे ने फिर फोड़ा बड़ा बम। महाराष्ट्र में कौन लेगा मुख्यमंत्री की शपथ? क्या अभी महाखेला है बाकी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत के बाद क्या राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी खेल बाकी है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे सियासी तौर पर कई तरीकों से देखा जा रहा है। ठाणे में मीडिया से बातचीत में शिंदे ने कहा है कि सोमवार को महाराष्ट्र का सीएम तय होगा। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। ऐसे वक्त पर सीएम शिंदे का ये कहना कि मुख्यमंत्री का फैसला सोमवार को होगा, इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी नेतृत्व राज्य में फिर चौंकाएगा। महाराष्ट्र में महासस्पेंस के बीच बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने कहा है कि सीएम का नाम तय हो चुका है, सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की मुहर बाकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की दौड़ में स्वाभाविक दावेदार के तौर पर उभरे हैं। चुनाव नतीजा आने के बाद राज्य के सबसे ज्यादा नवनिर्वाचित विधायकों और दूसरे दलों के नेताओं ने फडणवीस से मुलाकात की है। ऐसे में जब शिंदे के सहयोगी फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं, तब वो उनका ये कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वो सियासी जानकारों को चौंका रहा है। राज्य में ये सब उस वक्त पर हो रहा है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे प्रकरण को लेकर नाराज होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, देरी से आरएसएस नाराज है और सबको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो आकर के कहते हैं कि इसका फैसला केंद्र करेगा, यानी कि वो स्पष्ट नहीं बताते कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसको लेकर सस्पेंस अब यहाँ पर महाराष्ट्र में बढ़ जाता है। आपको ये कुछ लगता है कि अब बड़ा महाखेला होना बाकी है महाराष्ट्र में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, नहीं करेंगे गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर से 2 बार के आम आदमी पार्टी से विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलायंस को लेकर कहा कि हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे, दिल्ली में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकालने के फैसले पर कहा कि उन्हें निकालने दीजिए, लोकतंत्र में सबको ऐसा करने का अधिकार है, लोकतंत्र में कोई कुछ भी निकाल सकता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उत्तम नगर से मेरे विधायक नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो गैंगस्टर के खिलाफ लगातार शिकायत करते आए हैं। अब उनके बच्चों को टारगेट किया गया है। गैंगस्टर कपिल सांगवान की तरफ से कहा गया है कि तुम इन लोगों से पैसे लेकर हमें दो। इस धमकी की शिकायत नरेश बाल्यान ने दिल्ली पुलिस से की है। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने उल्टे उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धोखेबाजी की सजा मिली, एकनाथ शिंदे पर कांग्रेस का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्य में नई सरकार का गठन अब तक अधूरा है। मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनने के बाद अब मंत्रालय के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। खासकर गृह मंत्रालय को लेकर विवाद गहराया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर अडिग हैं, जिसके चलते वो अपने गांव सतारा चले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल आराम कर रहे हैं, लेकिन ये भी चर्चा है कि वो नाराजगी में सतारा गए हैं। इस सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए इसे धोखेबाजी की सजा करार दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, महायुति गठबंधन की कहानी राजनीतिक
पतन और धोखेबाजी की मिसाल है। एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक गुरु के परिवार के साथ धोखा किया, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब भाजपा उन्हें इस्तेमाल करके बाहर कर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजा असंभव, जयराम रमेश ने पूरे चुनावी मशीनरी पर दागे सवाल, कहा गड़बड़ी तो हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम को निशाने पर ले रखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे को असंभव बताया और आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी चुनावी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हुई है। रमेश ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। अब चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को अपने मुख्यालय बुलाया है। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है और कांग्रेस नेता उनसे मिलेंगे। हमने जो ज्ञापन दिया है वो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी चुनाव मशीनरी में गड़बड़ी हुई है, हेरफेर किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे असंभव हैं, कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता है। हमने पूरी चुनाव मशीनरी पर सवाल उठाए हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया दलों ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव पारित किया था कि वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए। मैंने भी वीवीपैट मुद्दे पर चुनाव आयोग से समय मांगा था, मगर हमें समय नहीं मिला। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम में बैटरी का मुद्दा उठाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारी लड़ाई हमारे देश की आत्मा के लिए है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लड़ाई उस ताकत के खिलाफ है जो लोगों के अधिकारों को कमजोर करके उन्हें कुछ व्यापारी मित्रों के हवाले कर रही है। उन्होंने यहाँ मनंतवाड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम अपने राष्ट्र की भावना, भारत की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। वायनाड के अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे देश की नींव पर बनी संस्थाओं को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने वायनाड के लोगों के साथ रहने और उनकी ज़रूरतों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का वादा किया। जारी कार्यक्रम में प्रियंका के दोपहर 12:15 पर सुल्तान बाथरी और दोपहर 1:30 पर कलपेट्टा में सभा करने की बात कही गई है। राहुल गांधी के साथ 2 दिवसीय वायनाड दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने शनिवार को वायनाड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तिरुवंबाड़ी के मुक्कम, निकम्बूर के कोलई, कोझिकोड के वंदूर और इडवन्ना और मल्लपुरम जिले में जनसभाओं में हिस्सा लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार, 2 घंटे इंतजार के बाद भड़के पत्रकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। शनिवार को शिवपुरी में सिंधिया पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। वहीं रविवार को अशोकनगर में सिंधिया के रवैये से पत्रकार भड़क गए हैं। पत्रकारों ने सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। 2 घंटे प्रेस वार्ता के लिए इंतजार करने के बाद पत्रकारों ने यह फैसला लिया। दरअसल रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक ली। बैठक में देरी होने की वजह से वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट पहुंचे। सिंधिया के आने से पूर्व भी 2 घंटे इंतजार करने के बाद पत्रकारों ने प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि कलेक्ट्रेट के बाहर एसडीएम, एसडीओपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पत्रकारों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की जगह कलेक्ट्रेट के बाहर सिंधिया से चर्चा पर अड़े रहे। बाद में पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी द्वारा काफ़ी विनती करने के बाद कुछ मीडियाकर्मी मान गए, तब जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीछे शुरू हुई। हालांकि इसके बाद भी काफ़ी पत्रकारों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये, मैया सम्मान योजना को लेकर आई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता वापसी के बाद झारखंड की महिलाओं को बहुत जल्द मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 2500 रुपये देने का फैसला लिया था। अब सरकार बनने के बाद कल्याण विभाग 2500 रुपये भेजने की तैयारी में जुट गया है। मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि 11 दिसंबर तक 5वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद में वक्फ बिल को लेकर सरकार की राह मुश्किल, जगन
कि इस बात ने मोदी और नायडू दोनों की बढ़ा दी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, वक्त संशोधन बिल 2024 को लेकर मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सामने आई है। पार्टी के इस कदम को राज्य की मुस्लिम आबादी को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जगन की पार्टी का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने वक्त संशोधन विधेयक 2024 पर चुप्पी साध रखी है। टीडीपी राज्य और केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है और इस तरह जगन के इस रुख ने पीएम मोदी के साथ ही चंद्रबाबू नायडू की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फडणवीस के साथ फिर होगा खेला। सीएम पोस्ट के लिए बीजेपी से भिड़ी शिवसेना, बोली शिंदे ही बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से सीएम पद को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की अगुवाई में चुनाव लड़ी महायुति से सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है, लेकिन शिवसेना ने दो टूक में कह दिया है कि एकनाथ शिंदे किसी कीमत पर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था। इस बात को देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के लोग भी मानते हैं। शिंदे मुख्यमंत्री बनने योग्य है। हमारी मांग है कि जो चेहरा सामने आया है उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भाजपा अगर हमारी मांग को मान लेती है तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। एकनाथ शिंदे की वजह से ही चुनाव में महायुति को फायदा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। हर पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, केजरीवाल का बयान। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। श्री केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि आज से 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने हमें स्कूल, अस्पताल निर्माण, बिजली, पानी और सड़कें ठीक करने की जिम्मेदारी दी थी। हमने स्कूल, अस्पताल अच्छे कर दिए, दवाइयाँ मुफ्त कर दी, बिजली ठीक कर दी। हमने कई इलाकों में पानी ठीक कर दिया, कई इलाकों में बाकी है उसे भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है और आधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली की जनता ने भाजपा की केंद्र सरकार को दिल्ली वालों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी श्री शाह के कंधों पर आती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। खासतौर से 2019 में जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की कानून व्यवस्था और खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। आए दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। गुजरात में भाजपा की सरकार है। ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली में उगाही रैकेट कैसे चला रहा है। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को बम्बिहा गैंग ने पीतमपुरा में कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग की और 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 7 नवंबर को पश्चिम बिहार के एक हाइपर मार्केट के बाहर शूटरों ने गोलीबारी की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में एक मोटर शॉप पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है, अमित शाह कर क्या रहे हैं, आखिर अमित शाह कहाँ है। पूरी दिल्ली को इन्होंने गिरोह को सौंप दिया है, जैसे कि पूरी दिल्ली अब वही चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। तो दोस्तों, जमकर दहाड़े हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा से। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो नफरत, हिंसा और बंटवारे की बात करते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, सांसद राहुल गांधी के निशाने पर फिर देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी रहे। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री गौतम अडानी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं। हम भावनाओं, स्नेह, प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। वो घृणा, क्रोध, विभाजन, हिंसा के बारे में बात करते हैं। संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा हर क्षेत्र में जोड़े गए हजारों मतदाता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन
देकर हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता डाटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि डाटा अपडेट के बाद अचानक 10 लाख वोटों की बढ़ोतरी हो गई थी और वो चुनाव आयोग से इसका जवाब चाहते हैं। चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चिन्निथला, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया में जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने दावा किया कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्र में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया। यह मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित किया गया। ज्ञापन के अनुसार केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले पर कांग्रेस का तंज अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी समूह को लेकर विदेश मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए शनिवार को कटाक्ष किया कि सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को अडानी समूह से जुड़े मामले पर कहा था कि भारत सरकार को इस मुद्दे के बारे में पहले से ही सूचित नहीं किया गया था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि ये निजी कंपनियों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी तरीके हैं। हमारा मानना है कि उनका पालन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रवक्ता के बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारत सरकार अडानी समूह की अमेरिकी जांच का हिस्सा नहीं है। उन्होंने तो बस स्पष्ट बात कही है। उन्होंने कटाक्ष किया, ये सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने, कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आमने सामने है। जहां जूली कानून व्यवस्था फेल बता रहे हैं तो वहीं राठौर पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को एक व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मगर विपक्ष अब उस बात को लेकर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती है तो कुर्सी की बेचैनी उन्हें रात को सोने नहीं देती, इसलिए नेता प्रतिपक्ष सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को धमकी देने वाले व्यक्तियों को हमारी सरकार की तत्परता से तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को किया आमंत्रित, वैध चिंताओं पर समीक्षा का दिया आश्वासन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस को दिए गए अपने अंतरिम जवाब में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची में अपडेट प्रक्रिया को दोहराया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, जिस पर अब आयोग ने जवाब दिया है। साथ ही मतदाता डाटा के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने मतदान डाटा में कोई विसंगति नहीं होने का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि ये सभी उम्मीदवारों के पास मतदान केंद्र के अनुसार उपलब्ध है और सत्यापित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में अनियमितता, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की हस्तक्षेप की मांग। जी हां दोस्तों,
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य में मनरेगा योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर राज्य में मनरेगा योजना में हो रही व्यापक अनियमितता के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत कार्यों में अनियमितता की गई है, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में व्यय की दृष्टि से श्रम सामग्री का अनुपात 60-40 जनपद स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में नहीं दी जा रही संभल और अडानी का मुद्दा उठाने की अनुमति, सरकार इतनी डरी क्यों है? संजय राउत का बयान। जी दोस्तों, सांसद संजय राउत ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है और संजय राउत ने कहा है कि संभल की घटना और अडानी का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन हमें संसद में इन मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर किस तरह का लोकतंत्र बचा है? तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरह का लोकतंत्र बचा है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक